कहानी की शुरुआत जीवू नाम की एक लड़की से होती है जो अपने पिता की खतरनाक दुनिया के साए में जी रही होती है। उसका पिता एक गैंगस्टर है जो हमेशा छिपता फिरता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। हर सुबह जब जीवू स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है तो उसकी बिल्डिंग के बाहर एक पुलिस वाला उसका इंतजार कर रहा होता है। वो हर रोज उससे वही सवाल पूछता है, तुम्हारा पिता कहाँ है, क्या उसका कोई फोन आया था? लेकिन जीवू हर बार उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर भी वो पुलिस वाला उसका पीछा करते हुए स्कूल तक पहुँच जाता है। उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। क्लास की लड़कियां भी उसका मजाक उड़ाती है। वो आपस में फुसफुसाते हुए कहती हैं कि इस स्कूल में सिर्फ अच्छे परिवारों के बच्चे पढ़ने के लायक हैं और जीवू जैसी लड़की का यहाँ कोई हक नहीं है। यहाँ तक कि लंच ब्रेक में भी वो हमेशा अकेली खड़ी रहती है। कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। एक दिन वो देखती है कि कुछ पुलिस वाले प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक टीचर उसे ऑफिस में बुलाती है। स्कूल ने फैसला कर लिया था कि जीवू को निकाल दिया जाएगा। दूसरे बच्चों के माता पिता ने इसकी मांग की थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां किसी गैंगस्टर की बेटी के साथ पढ़ें। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो उसके पिता का जन्मदिन वाला संदेश था जो किसी अनजान नंबर से भेजा गया था। जब वो वापस क्लास में पहुंचती है तो वही लड़कियां फिर से उसे परेशान करने लगती हैं। वो ताना मारते हुए कहती हैं, देखो तुम्हारे पिता अपना सामान यहीं भूल गए हैं। बस यहीं जीवू का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में वो पैकेट उठाकर एक लड़की के चेहरे पर दे मारती है और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। जीवू अकेले ही तीनों लड़कियों पर भारी पड़ जाती है। फिर वो ठंडी आवाज में कहती है, मैं एक गैंगस्टर की बेटी हूँ। तभी टीचर दौड़ते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जीवू अपना स्कूल बैज उतारकर टीचर के हाथ में रख देती है और कहती है कि वो अब ये स्कूल छोड़ रही है। स्कूल से बाहर निकलते ही उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पुलिस वाले की गाड़ी तोड़ना शुरू कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। पुलिस वाला उसके पीछे चिल्लाता है, रुको, वहीं रुक जाओ। लेकिन जीवू उसके हाथ नहीं आती। भागते भागते वो नदी किनारे पहुँच जाती है। वही जगह जहाँ वो बचपन में अपने पिता के साथ आया करती थी। उस शाम जब वो वापस घर लौटती है तो वही पुलिस वाला फिर उसका मजाक उड़ाता है, क्या हुआ, अपने पिता से मिलकर वापस आ गई? जीवू कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने फ्लैट की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजे के बाहर उसे एक केक और एक तोहफा दिखाई देता है। ये दोनों उसके पिता ने उसके लिए भेजे थे। लेकिन गुस्से में जीवू उन्हें पैर मारकर एक तरफ कर देती है और अंदर चली जाती है। उसका पिता बार बार उसे फोन करता है लेकिन वो कोई कॉल नहीं उठाती। आखिरकार वो फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ उसका पिता उसे जन्मदिन की बधाई देता है और कहता है कि उसे अफसोस है कि वो आज उसके पास नहीं आ सका। वो बताता है कि उसने उसके लिए केक और एक आईपैड भेजा है। फिर वो पूछता है, पढ़ाई कैसी चल रही है? इतना सुनते ही जीवू टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है कि पिछले 1 महीने से पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। स्कूल की लड़कियां उसे तंग करती हैं। हर कोई उसे गैंगस्टर की बेटी कहकर बुलाता है। ये सुनकर उसका पिता हैरान रह जाता है। वो पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जीवू गुस्से में जवाब देती है, आपका फोन हमेशा बंद रहता है, मैं आप तक पहुंचती भी तो कैसे? ये सुनकर उसका पिता उससे वादा करता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन जीवू के दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वो कहती है, मेरे लिए तो आप पहले ही मर चुके हो, अब कभी मेरे पास मत आना। उसकी ये बात उसके पिता के दिल में तीर की तरह लगती है। वो तुरंत अपना फोन चालू करता है और जीवू के सारे पुराने मैसेज पढ़ता है। पिछले 1 महीने से मदद मांगती हुई उसकी हर पुकार। एक पल भी गंवाए बिना वो अपने ड्राइवर को वापस भेज देता है और खुद जीवू के घर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है वो उन पुलिस वालों पर हमला कर देता है जो उसकी बेटी पर नजर रख रहे थे। फिर वो ऊपर जाकर फ्लैट के बाहर पहुंचता है। वहीं उसे वो केक और तोहफा दिखाई देते हैं जो अब तक वैसे ही पड़े हुए थे। वो अपनी स्पेयर चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। दरवाजे पर हो रही आवाज सुनकर जीवू की आंख खुल जाती है। उसी समय गलियारे में हुड पहने एक आदमी दिखाई देता है। जीवू का पिता तुरंत समझ जाता है कि खतरा उसके सामने खड़ा है। वो बाहर से दरवाजे को पूरी ताकत से पकड़ लेता है ताकि जीवू उसे खोल न सके। जीवू दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर देखती है और अपने पिता को वहां खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन अगले ही पल हुड वाला आदमी गोली चला देता है। गोली सीधे उसके पिता को लगती है। जीवू अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसका पिता उसे मजबूती से पकड़े रहता है। वो दर्द से तड़पते हुए हमलावर से कहता है, प्लीज मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन वो आदमी एक और गोली चलाता है और वहां से गायब हो जाता है। भारी दर्द में होने के बावजूद जीवू का पिता आखिरी बार अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। वो चाबी को ताले के अंदर ही तोड़ देता है ताकि कोई भी दरवाजा न खोल सके। दरवाजे के उस पार खड़ी जीवू को उसकी धीमी पड़ती हुई आवाज सुनाई देती है, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। आखिरकार जीवू दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। अगले दिन अंतिम संस्कार में चॉय अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचता है। वो एक सिगरेट जलाता है, उसे धीरे से अगरबत्ती वाले पात्र में रखता है और जीवू के पिता को श्रद्धांजलि देता है। तभी जीवू उसके सामने आकर पूछती है, आपने मेरे पिता से क्या करवाया था? उनकी मौत इस तरह क्यों हुई? उन्हें किसने मारा? चोई शांत आवाज में जवाब देता है, तुम्हारे पिता मेरे सबसे करीबी दोस्त थे, मेरे भाई जैसे। वो बहुत अच्छे इंसान थे लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जीवू पुलिस स्टेशन पहुँचती है। वो पूछती है, मेरे पिता का केस इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया गया? अधिकारी जवाब देता है, कोई गवाह नहीं मिला, हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। तब जीवू उसे सीसीटीवी की तस्वीर दिखाती है। ये
ये है मेरे पिता का कातिल, फिर आप लोग इसे पकड़ क्यों नहीं रहे? अधिकारी कंधे उचकाते हुए कहता है, मैं 1 महीने से तुमसे पूछ रहा था, अगर तुमने पहले ही अपने पिता के बारे में बता दिया होता तो शायद हम उसे पकड़ चुके होते। जीवू वहाँ से निकल आती है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, कोई भी इंसान बिना वजह किसी की हत्या नहीं करता। यही सोचते हुए वो एक बड़ा डिब्बा उठाती है और अपने पिता के बॉस चॉय से मिलने पहुंच जाती है। चॉय उसे अंदर बुला लेता है। जीवू उसके सामने वो डिब्बा रखती है और सीसीटीवी से निकाली हुई तस्वीर दिखाते हुए कहती है, ये मेरे पिता का कातिल है और आपके दोस्त का भी। चॉय कुछ देर उसे देखता रहता है, फिर पूछता है, अगर मैं इसे ढूंढ दूं तो तुम क्या करोगी? जीवू ठंडी आवाज में जवाब देती है, मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगी। चॉय पूछता है, क्या तुम्हें किसी को मारना आता भी है? इसके बाद वो एक चाकू निकालकर उसके हाथ में थमा देता है, फिर कहता है, मुझे मारो, सोचो कि तुम्हारे पिता का कातिल मैं हूँ। लेकिन जीवू ऐसा नहीं कर पाती, उसके हाथ कांपने लगते हैं, वो वहीं जड़ होकर खड़ी रह जाती है। तभी चॉय उसके कान के नीचे जोरदार थप्पड़ मारता है और अपने आदमियों से कहता है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। जीवू अपना डिब्बा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात कातिल एक बार फिर लौट आता है। इस बार जीवू उसका चेहरा साफ साफ देख लेती है। वो लगातार उसके दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, लेकिन जीवू दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जीवू तुरंत उसके पीछे भागती है। वो उस पर हमला करना चाहती थी, लेकिन अंधेरे में वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। अब जीवू फैसला कर चुकी थी, अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो वो खुद उस कातिल को ढूंढेगी। वो सीसीटीवी की तस्वीर से कातिल की दर्जनों कॉपियां निकालती है, फिर पूरे इलाके की दीवारों, गलियों और खंभों पर उन्हें चिपका देती है। उधर रास्ते से गुजरते हुए चॉय की नजर भी उन पोस्टरों पर पड़ती है। वो चुपचाप उनमें से एक पोस्टर उतारकर अपने साथ ले जाता है। उसी रात जीवू के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन पर मौजूद आदमी कहता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, पैसे लेकर आओ, मैं तुम्हें पता भेजता हूँ। जीवू अपने पिता के छोड़े हुए पैसे उठाती है, साथ में एक चाकू भी रखती है और बताई गई जगह की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि फोन करने वाले लोग सिर्फ कुछ स्थानीय गुंडे थे। जीवू उन्हें लगभग 1 लाख रुपए दे देती है और अगले ही पल तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। जीवू पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन अकेले 3 लोगों का सामना नहीं कर पाती। आखिरकार वो उसे बेहोश कर देते हैं, फिर उसे कार की डिक्की में फेंककर कहीं दूर ले जाने लगते हैं। अचानक उसे एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी हो। फिर बाहर से चीखने और मारपीट की आवाजें आने लगती हैं। कोई उन गुंडों को बुरी तरह पीट रहा था। डरी हुई जीवू अपना चाकू कसकर पकड़ लेती है। वो खुद को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद डिक्की खुलती है। एक मजबूत हाथ उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। जब वो ऊपर देखती है तो उसके सामने चॉय खड़ा होता है, उसके पिता का सबसे करीबी दोस्त। चॉय गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, अगर मरना ही था तो इससे बेहतर तरीका नहीं मिला तुम्हें? ऐसे ही इधर उधर भागती रही तो एक दिन सच में कोई तुम्हें मार देगा। अब भी कांप रही जीवू जवाब देती है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, आप कुछ नहीं कर रहे तो क्या मैं ऐसे दिखाऊं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? चॉय उसकी आंखों में देखता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की टूट चुकी है, लेकिन हार नहीं मानी है। फिर वो कहता है, अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो पहले तुम्हें मारना सीखना होगा। इसके बाद चॉय उसे अपने ट्रेनिंग बेस पर ले जाता है। ये एक गुप्त अंडरग्राउंड जगह थी जहाँ वो युवा लड़कों को भर्ती करके लड़ना सिखाता था। आज तक वहाँ किसी लड़की ने कदम नहीं रखा था। जीवू पहली लड़की बनती है जो उस जगह पहुँचती है। चॉय सबके सामने उसका परिचय कराता है, ये नई सदस्य है, इसे लड़ना सिखाओ। तुरंत वहाँ मौजूद सारे लड़के उसे घूरने लगते हैं, कुछ हैरानी से तो कुछ उसे जज करते हुए। उनमें से एक लड़का उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाता है। रास्ते में वो कहता है, आज से सारे काम तुम्हें करने होंगे, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। जब मैं यहाँ नया आया था तब मैंने भी यही सब किया था। फिर वो दूर खड़ी एक इमारत की तरफ इशारा करता है, जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब तुम्हें वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना कहकर वो उसे शुभकामनाएं देता है और वहाँ से चला जाता है। कमरे में पहुंचकर जीवू अपने पिता की राख वाले कलश को बहुत संभाल कर एक पत्थर की चौकी पर रख देती है, लेकिन वहाँ उसे चैन से रहने का मौका भी नहीं मिलता। वो लड़के उससे अपने सारे काम करवाने लगते हैं। कोई झाड़ू लगवाता, कोई सफाई करवाता तो कोई अपना सामान उठवाता। उनमें से एक लड़का तो उसे प्रभावित करने के लिए अजीब सा डांस भी करने लगता है। सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और जब भी वो ट्रेनिंग में शामिल होने की कोशिश करती है उसे रोक देते हैं। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एक लड़का फिर से उसे छेड़ने लगता है। इस बार जीवू चुप नहीं रहती, वो पलटकर जवाब देती है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। मामला बढ़ने ही वाला था कि तभी कोच बीच में आ जाता है और सबको अपनी अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाने का आदेश देता है। रात होने पर जब सब सो जाते हैं तब जीवू अकेले में अभ्यास करती रहती है। उसी दौरान चॉय वहाँ आता है और पूछता है, क्या भागने की तैयारी कर रही हो? जीवू बिना रुके जवाब देती है, नहीं, जीतने की तैयारी कर रही हूँ। चॉय हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें जीतना नहीं है, तुम्हें उसे खत्म करना है। सिर्फ ताकत से मत लड़ो, दिमाग से लड़ो। कान के पास वार करो, जबड़े पर वार करो, होंठों पर वार करो, सीने पर वार करो और अगर जरूरत पड़े तो सामने वाले को पूरी तरह तोड़ दो। इसके बाद चॉय खुद उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जीवू बहुत तेज सीखती है। जो भी दांव पेच चॉय उसे सिखाता है वो तुरंत समझ लेती है। कुछ समय बाद चॉय उससे कहता है, तुम्हारे अंदर हुनर है लेकिन अभी ताकत कम है। वो चाहता था कि जीवू सफल हो, वो चाहता था कि वो अपने पिता का बदला ले सके और जीवू भी अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करने लगती है। हर बार करते समय वो अपने पिता के कातिल का चेहरा सोचती थी। दिन बीतते जाते हैं। फिर एक
एक दिन चॉय एक बेहद खतरनाक मुकाबले का आयोजन करता है। वो सभी नए लड़कों और जीवू को एक बड़े पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। नियम सिर्फ एक था, लड़ो जब तक सिर्फ एक इंसान खड़ा ना रह जाए। जो जीतेगा उसे 1 हफ्ते की छुट्टी और 1 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। लड़ाई शुरू होते ही पूरा पिंजरा रणभूमि बन जाता है। हर तरफ मुक्के, लातें और चीखें गूंजने लगती हैं। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचे रहते हैं। एक था सिजर्स और दूसरी थी जीवू। अब दोनों के बीच आखिरी मुकाबला होना था। दोनों दर्जनों लोगों को हराकर यहाँ तक पहुंचे थे। फर्क बस इतना था कि सिजर्स लड़ाई का मजा लेने के लिए लड़ता था, जबकि जीवू मजबूरी में लड़ रही थी। और आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है जिसके पास लड़ने की कोई वजह हो। काफी देर तक चले मुकाबले के बाद जीवू जीत जाती है। चॉय उसे विजेता घोषित कर देता है। कुछ समय बाद जब सिजर्स को होश आता है तो उसके दोस्त उसे भड़काने लगते हैं। उसी रात जीवू रिंग की सफाई कर रही होती है। तभी सिजर्स उसके पास आता है। जीवू उससे माफी मांगती है, लेकिन सिजर्स शांत आवाज में कहता है ये सिर्फ एक लड़ाई थी, किसी न किसी को हारना ही था। जीवू को लगता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन जब सिजर्स अपने दोस्तों के पास लौटता है तो धीरे से कहता है मैंने उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी है। कुछ ही देर बाद जीवू को चक्कर आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। सिजर्स और उसका दोस्त उसे पकड़कर एक सुनसान जगह ले जाने लगते हैं। वो उसकी बेहोशी का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन जीवू हार नहीं मानती। कमजोर हालत में भी वो पूरी ताकत से उनका विरोध करती है। धक्का मुक्की के दौरान उसके पिता की राख वाला डिब्बा नीचे गिर जाता है। डिब्बा टूट जाता है और सारी राख जमीन पर बिखर जाती है। ये देखकर जीवू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो लड़ती रहती है। तभी गुस्से में सिजर्स एक हथौड़ा उठाता है। वो उसे मारने के लिए हथौड़ा ऊपर उठाता है, लेकिन उसी समय दरवाजा जोर से खुलता है। चॉय वहां पहुंच चुका था। वो तुरंत हमला रोक देता है और जीवू को वहां से सुरक्षित बाहर ले जाता है। इसके बाद चॉय धीरे धीरे सिजर्स की तरफ बढ़ता है। फिर शांत आवाज में पूछता है बताओ अब तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा मेरा होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे हाथ या तुम्हारी टांगे। ये सुनकर सिजर्स डर के मारे कांपने लगता है। वो तुरंत माफी मांगते हुए कहता है मैं आपका सबसे भरोसेमंद आदमी हूँ चॉय, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चॉय ठंडी आवाज में जवाब देता है सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तुम मेरे आदमी हो और उसे यहाँ मैं खुद लेकर आया था। तुम्हें उसे छूने की भी इजाजत नहीं थी। इसके बाद चॉय एक चाकू उठाता है और जीवू के चेहरे पर एक गहरा निशान बना देता है। ये सजा थी ताकि वो अपनी गलती कभी न भूल सके। जब जीवू को होश आता है तो सबसे पहले वो अपने पिता की बिखरी हुई राख को समेटती है। वो राख को एक डिब्बे में रखती है और फिर टूट कर रो पड़ती है। उसी समय चॉय का भरोसेमंद आदमी तेजू उसके पास आता है। वो कहता है अगर रोना है तो तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। फिर वो आगे कहता है मैं तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानता था। वो इस अपराध वाली दुनिया के लिए नहीं बने थे और ना ही तुम बनी हो। कुछ समय बाद चॉय जीवू को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वहाँ पहुंचकर वो उससे कहता है एक बात अच्छी तरह समझ लो, कल रात वाली जीवू मर चुकी है और आज एक नई जीवू पैदा हुई है। इसके बाद वो मेज पर एक रिवॉल्वर रखता है। फिर कहता है इसी बंदूक से तुम्हारे पिता की हत्या हुई थी। कातिल इसे फेंक कर भाग गया था और ये हथियार पुलिस विभाग का है। जीवू हैरानी से उसकी तरफ देखती है। तब चॉय कहता है मतलब साफ है, तुम्हारे पिता का कातिल एक पुलिस अधिकारी है। उसे ढूंढो और उसे मार डालो। इसके बाद जीवू की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। अगले 4 सालों तक वो लड़ाई, सहन शक्ति, रणनीति और अनुशासन की कठिन ट्रेनिंग लेती है। साल 2019 में वो खुद पुलिस फोर्स में शामिल हो जाती है। उसके 2 मकसद थे। पहला, उस पुलिस अधिकारी को ढूंढना जिसने उसके पिता की हत्या की थी और दूसरा, अंदर रहकर चॉय के संगठन की रक्षा करना।